नमस्कार दोस्तों, 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगा। आइए 5 सेकंड बाद स्टार्ट करते हैं। महोदय, भाषा अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। इसके माध्यम से न केवल हम अपने व्यक्तित्व की छाप दूसरे पर छोड़ सकते हैं, बल्कि महान व्यक्तियों के चरित्रों से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भाषा का अपना ही महत्व है। भाषा के योगदान के बिना हम एक संपूर्ण सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषा किसी भी देश, जाति व संस्कृति की संवाहिका होती है। भाषा चेतना प्रदान करती है, भाषा संस्कार देती है तथा भाषा के माध्यम से हम किसी देश के ज्ञान विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक देश की गतिविधियों की जानकारियां दूसरे देशों को प्राप्त होती हैं, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य व संगीत का क्षेत्र हो अथवा ज्ञान व विज्ञान का। भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। बिना भाषा के न ज्ञान का विस्तार हो सकता है और न ही विज्ञान का। वही देश गर्व से विश्व मानचित्र में अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है जिसने रीढ़ की हड्डी के रूप में अपनी राष्ट्रभाषा को अपना रखा है। बिना अपनी भाषा की पहचान किए किसी विदेशी भाषा में पारंगत होना महज भ्रम ही है। भावनाओं की जो मौलिक अभिव्यक्ति अपनी भाषा में होती है, वह विदेशी भाषा में किसी भी रूप में नहीं हो सकती। हम कहीं संकोचवश अंदर ही अंदर मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर से भाषाओं का अनुवाद करते हैं तथा मौलिक भावना को छोड़कर अनुवाद के माध्यम से उसे अंग्रेजी में अथवा अन्य किसी विदेशी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। यह मूल अभिव्यक्ति का संकोच ही आज आज़ादी की इतनी लंबी अवधि के बाद भी हमारे लिए सोच व विवशता का कारण बना हुआ है। अपनी भाषा आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान प्रदान करती है। यदि हिंदी के प्रति उपेक्षापूर्ण भावों का चुनौतियों से सामना किया जाए तो आने वाले समय में यह संकोच हमारे शब्दकोश में फिर नहीं मिलेगा। बात केवल सोच की है कि हम अपने देश व देश की भाषा के प्रति कितना मोह रखते हैं। वह विचित्र विडंबना है कि घरेलू जीवन में प्रयुक्त हिंदी के लिए न हमें किसी शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी विचार विमर्श की। महोदय, यह संपूर्ण सौतेला व्यवहार केवल केंद्र सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही क्यों? यदि हम यह प्रश्न स्वयं से करें और स्वयं में ही इसका उत्तर ढूंढें तो शायद हमें सही दिशा प्राप्त हो सकती है। विकल्प के माध्यम से हम हमेशा अपना विनम्र निवेदन अपने सभी पाठकों से करते रहे हैं कि वे हिंदी के इस यज्ञ में बेझिझक अपना योगदान सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया में जब संकोच टूटता दिखेगा और भावनाएं धारा प्रवाह रूप लेंगी तो स्वतः ही हर हिंदी प्रेमी, चाहे वे वैज्ञानिक हो, अधिकारी हो अथवा कोई कर्मचारी, अपने मार्ग में सफलता प्राप्त करते दिखेंगे। इस दिशा में हम अपने प्रयासों में कितने सफल हो पा रहे हैं, यह हमारे प्रबुद्ध पाठक व समर्थ रचनाकार ही जानते होंगे। विकल्प रूपी पौधे के पालन पोषण में सुधी पाठकों, लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्थान के हिंदी प्रेमी निदेशक, सभी वैज्ञानिकों तथा सभी अधिकारियों कर्मचारियों का स्नेह व सहयोग ही विकल्प की निरंतर प्रगति यात्रा का द्योतक है। इस सफलता का जितना श्रेय पत्रिका के संपादक को जाता है, उससे कहीं अधिक संस्थान के सभी प्रेरक मित्रों व सहयोगियों को जाता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में पत्रिका के मार्गदर्शक अथवा संबल रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर संस्थान के वैज्ञानिकों ने मूल हिंदी विज्ञान लेखन प्रारंभ कर दिया है। यह पत्रिका के लिए एक उपलब्धि की बात है। पत्रिका अपनी पूर्ण क्षमता से भाषाई विकास व जागृति चेतना अभियान को समेटे हुए है। प्रत्येक प्रकार के पाठक का स्नेह पाने की ललक से पत्रिका में बराबर विविधता लाने का प्रयास जारी है। इसके लिए देश के अग्रणी व वरिष्ठ साहित्यकारों, सृजन कर्मियों का स्नेह सदैव ही मुझे मिलता रहा है, जो महज मेरे शब्दों की मांग पर अपने ज्ञान का भंडार विकल्प रूपी पौधे पर छिचाड़ते रहे हैं। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। आशा करता हूँ कि अगले अंकों में हिंदी के माध्यम से विज्ञान लेखक आबाद गति से आगे बढ़ेगा। इसके लिए वैज्ञानिक वर्ग का सहयोग सदैव अपेक्षित है। जिस प्रकार एक पुष्प को किसी माला का आकार नहीं दिया जा सकता,
बल्कि पुष्पों की विविधता ही यह आकार सुनिश्चित करती है। ठीक वैसे ही विकल्प रूपी वाटिका में पुष्पों की विविधता न केवल पास परिवेश को सुशोभित करेगी बल्कि देश जाति का गौरव भी बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उपाध्यक्ष महोदया, जो पब्लिक प्रेमिसेज अमेंडमेंट बिल 1992 मंत्री महोदया ने इस माननीय सदन में चर्चा और पारित करने हेतु प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक के उद्देश्यों से मंत्री महोदया ने कहा है कि आज जो प्रादेशिक सरकारें हैं, उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि उनकी जो संपत्ति आज दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में है, वह इस विधेयक की परिभाषा में नहीं आती। इसलिए उनको इस विधेयक की परिभाषा में लाने के लिए यह संशोधन अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 में उन्होंने यह भी कहा है कि आज दिल्ली में स्थित जो सरकार के गेस्ट हाउस हैं और जो विभिन्न सांसदों की अनुशंसा पर उनके अतिथियों को कुछ समय के लिए दिए गए थे, आज उनको खाली करवाना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया है। इसलिए भी यह संशोधन आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि आज जो ऐसे भवनों को खाली करने की कार्रवाई की प्रक्रिया है, उसको छोटा करने की आवश्यकता है और इस समय जो इस प्रक्रिया में अपील का प्रावधान है, उसको भी समाप्त करने की बात की गई है। जहां तक इस विधेयक को लाने के उद्देश्य का संबंध है, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन साथ ही मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि 1971 से लेकर आपके पास यह विधेयक पड़ा था। क्या इसका कभी कड़ाई से पालन किया गया? आज यह विधेयक पारित हो जाएगा, उस पर सरकार कड़ाई से पालन करने में सक्षम है या नहीं, इस पर मुझे शंका है। आज दिल्ली में सांसदों के लिए लगभग 800 बंगले और फ्लैट्स निर्दिष्ट हैं और दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 790 के ऊपर नहीं जाती है। तो मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या कारण है कि आज भी कई संसद सदस्य ऐसे हैं जिनको समय पर बंगला आवंटित नहीं होता, फ्लैट आवंटित नहीं होता। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूँगा कि क्या भूतपूर्व संसद सदस्य और मंत्री भी इस विधेयक की परिधि में आएंगे या नहीं आएंगे। आज अगर इस विधेयक का कहीं उल्लंघन हुआ है, आज अगर किसी ने नियमों का सब्र से ज़्यादा उल्लंघन किया है, तो मैं आपके माध्यम से नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि यह उन्हीं के दल के लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आज जो सरकारी बंगले विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनरल पूल से किराए पर लिए हैं, उनकी स्थिति भी 1990 के आंकड़े जो मेरे पास हैं, वह इस प्रकार है। लगभग 11 बंगले कांग्रेस दल के पास हैं। इन सरकारी बंगलों का जो किराया विभिन्न राजनीतिक दलों से देय था, वह 8 लाख रुपए बनता था और इस 8 लाख रुपए की राशि में से केवल कांग्रेस के जिम्मे उस समय लगभग 6 लाख रुपए बनते थे। सबसे कम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे बनता था, केवल 185 रुपये। आज मैं समझता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे एक भी पैसा दे नहीं होगा। इसका श्रेय हमारी पार्टी के नेताओं को जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित दल है। इसलिए नियमों का पूरा तरीके से पालन किया जाता है। 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 450 ऐसे मामले हैं जो सबलेंटिंग के सरकार के ध्यान में आए थे। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि मामलों में सरकार ने आज तक क्या कार्रवाई की है। जैसे मैं कह रहा था कि इस समय 800 बंगले और फ्लैट सांसदों के लिए और मंत्रियों के लिए जब निर्धारित हैं, तो यह समस्या क्यों? यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था। उस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदया ने कहा था कि 46 पूर्व सांसद और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से आज भी बंगलों पर कब्जा कर रखा है। इस लिस्ट को जब मैंने देखा तो उसमें कई ऐसे नाम हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं, वह आज भी अवैध रूप से बैठे हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने किसी न किसी बहाने से उनका वहां रहना वैध कर दिया है। इसलिए यह सूची जो है केवल मात्र 16 नामों की है। हैरानी होती है कि इस सूची में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 वर्ष पहले भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज भी बंगले में रह रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या उनकी आत्मा उस बंगले में रह रही है या कौन लोग आज भी इन बंगलों में रह रहे हैं। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैंने यह कहा है कि जब वे लोग इस संसार में नहीं हैं और जब ये बंगले सांसदों के लिए निर्धारित हैं, तो जो फ्लैट सांसदों के लिए हैं उनमें सांसद ही रहने चाहिए। विराम। तो दोस्तों 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। बार बार अभ्यास कीजिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा। जल्दी मिलेंगे नई डिक्टेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।